कभी किसी परिवार को ध्यान से देखिए, ये सोचना कितना दिलचस्प है कि बच्चे अपने माता पिता की तरह दिखते तो हैं, पर उनकी हूबहू नकल नहीं होते। किसी की आंखें माँ पर जाती हैं, किसी की मुस्कान पिता पर, लेकिन हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो ये समानताएं और ये अंतर आखिर आते कहाँ से हैं? ये सवाल हमें बायोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर ले आता है, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम। हेरिडिटी। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये ट्रेड्स यानी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर कैसे करते हैं, वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। हाँ, और कैसे ग्रेगर मेंडल नाम के एक साधु ने अपने मटर के पौधों के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट से मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रख दी। चलिए सबसे बुनियादी ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन से नए जीव बनते हैं जो अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मिलने जुलने की भी डिग्री होती है। जैसे गन्ने के खेत में देखिए, सारे पौधे लगभग एक जैसे ही लगते हैं, पर इंसानों में या जानवरों में हमें बहुत ज्यादा वेरिएशन यानी विविधता दिखाई देती है। ऐसा क्यों? इसका सीधा ताल्लुक रिप्रोडक्शन के तरीके से है। जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बैक्टीरिया में या जैसा आपने कहा गन्ने के खेत में, वहां एक ही पेरेंट शामिल होता है। अच्छा। तो अगली पीढ़ी पेरेंट का लगभग एग्जैक्ट क्लोन होती है। जो छोटे मोटे अंतर आते भी हैं वो डीएनए कॉपी होने में हुई मामूली गलतियों की वजह से होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल आकर मिलता है। ये दो अलग अलग ब्लूप्रिंट्स को मिलाने जैसा है, जिससे एक बिल्कुल नया कॉम्बिनेशन बनता है। इसी वजह से इंसानों में इतनी ज्यादा विविधता है। तो ये विविधताएं सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है या इनका कोई बड़ा मकसद भी है? एक बहुत जरूरी सवाल है। ये विविधताएं किसी भी प्रजाति के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी हैं। इसे आप नेचर का एबी टेस्टिंग समझिए। एबी टेस्टिंग दिलचस्प है। हाँ, हर वेरिएशन को बदलते एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का बराबर मौका नहीं मिलता। मान लीजिए बैक्टीरिया की एक आबादी है और अचानक हीट वेव आ जाती है। ठीक है। जिन बैक्टीरिया में थोड़ी बहुत गर्मी सहने की क्षमता वाला वेरिएशन होगा वो बच जाएंगे और अपनी नस्ल आगे बढ़ाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे। मतलब नेचर खुद चुनाव कर रही है। बिल्कुल। इस तरह नेचर सबसे अनुकूल वेरिएशंस को चुन लेती है और यही एवोल्यूशन का आधार है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन मैं अभी भी उस पहली बात पर अटका हुआ हूं कि कुछ लक्षण तो हूबहू माता पिता से आते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त के ईयर लोब्स हैं जो बिल्कुल उसके पिता की तरह कान से जुड़े हुए हैं। इस तरह की पक्की विरासत के पीछे क्या कोई नियम है? शायद यहीं पर मेंडल की कहानी फिट बैठती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ग्रेगर मेंडल, जो 19वीं सदी में एक साधु और वैज्ञानिक थे, इसी सवाल से जूझ रहे थे। उन्होंने वंशानुक्रम के नियमों को समझने के लिए बगीचे के मटर यानी गार्डन पीस को चुना। मटर के पौधे ही क्यों? उनका ये चुनाव बहुत शानदार था। मटर के पौधे में कई ऐसे लक्षण होते हैं जो बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं, जैसे पौधे लंबे हैं या बौने, बीज गोल हैं या झुर्रीदार, कोई बीच की स्थिति नहीं थी। अच्छा, मतलब या तो ये या वो, नो कंफ्यूजन। एग्जैक्टली। और शायद सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि गिना भी। हाँ, उन्होंने बायोलॉजी में पहली बार बड़े पैमाने पर गणित और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर पीढ़ी में हर लक्षण वाले पौधों की गिनती की। ये उस समय के लिए एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच थी। तो चलिए उनके सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। जब उन्होंने एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस पॉलिनेशन एक शुद्ध बौने पौधे से कराया तो क्या हुआ? पहली पीढ़ी में, जिसे F1 प्रोजेनी कहते हैं, सारे के सारे पौधे लंबे थे। सारे के सारे? हाँ, एक भी पौधा बौना नहीं था और न ही कोई पौधा मध्यम ऊंचाई का था। एक मिनट, ये तो अजीब है। मुझे तो लगता था कि नतीजा कुछ मिला जुला होगा, जैसे दो रंगों को मिलाने पर होता है। और यही मेंडल की पहली बड़ी खोज थी। इससे ये पता चला कि विरासत कोई मिलावट या ब्लेंडिंग नहीं है। कुछ ट्रेट्स दूसरे ट्रेट्स पर हावी हो जाते हैं। हावी हो जाते हैं? जी। उन्होंने लंबेपन को डोमिनेंट ट्रेट यानी प्रभावी लक्षण कहा और बौनेपन को रिसेसिव ट्रेट यानी अप्रभावी लक्षण कहा, जो F1 पीढ़ी में छिप गया था। अच्छा, तो बौनेपन का लक्षण गायब नहीं हुआ, बस छिप गया। यहां से कहानी और दिलचस्प होती है। फिर जब उन्होंने इन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों को आपस में सेल्फ पॉलिनेट करने दिया तो नतीजा क्या था? नतीजा चौंकाने वाला था।
दूसरी पीढ़ी यानी F2 में बौने पौधे वापस आ गए। हाँ, और जब मेंडल ने गिना तो उन्होंने पाया कि लंबे और बौने पौधों का अनुपात लगभग हमेशा 3.1 था। 3 लंबे पौधे तो 1 बौना पौधा। 3.1, ये तो बहुत स्पेसिफिक है, कोई संयोग तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या निकाला उन्होंने? इसका मतलब था कि विरासत कोई मिलावट नहीं बल्कि अलग-अलग इकाइयों का खेल है। मेंडल ने प्रस्ताव दिया कि हर लक्षण को 2 फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, जिन्हें आज हम जीन्स कहते हैं। अच्छा, 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर माँ से मिलता है और एक पिता से। उन्होंने लंबेपन की जीन के लिए कैपिटल T और बौनेपन के लिए स्मॉल t का इस्तेमाल किया। तो मतलब टीटी वाला पौधा लंबा होगा और टीटी वाला बौना। लेकिन टीटी वाले का क्या? क्योंकि T डोमिनेंट है, इसलिए टीटी वाला पौधा भी लंबा ही होगा। बौना होने के लिए दोनों फैक्टर्स का रिसेसिव होना जरूरी है, यानी टीटी। समझ गया। F2 पीढ़ी में यही हुआ। F1 के सभी पौधे टीटी थे। जब वे आपस में मिले तो टीटी, टीटी और टीटी के कॉम्बिनेशंस बने और गणितीय रूप से उनका अनुपात 1:2 था, जिससे दिखने वाले लक्षणों का अनुपात 3 लंबे और 1 बौना हो गया। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब उन्होंने सिर्फ पौधों को देखकर गणित के नियमों से जीवन का एक रहस्य खोल दिया। बिल्कुल, पर दुख की बात है कि उनके काम को तुरंत पहचान नहीं मिली। करीब 30 से 35 साल तक उनके काम पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दूसरे वैज्ञानिकों ने इसे फिर से खोजा, तब जाकर दुनिया को एहसास हुआ कि एक साधु ने अपने बगीचे में ही जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा लिया था। लेकिन क्या विरासत हमेशा इतनी सीधी होती है? मतलब क्या 2 लक्षण मिलकर कुछ नया नहीं बना सकते, जैसे लाल और सफेद फूल मिलकर गुलाबी फूल बना दे? बहुत अच्छा सवाल है। मेंडल के नियम नींव हैं, लेकिन उन पर पूरी इमारत खड़ी है। जो आप कह रही हैं उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस? हाँ, इसमें कोई भी जीन पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता और नतीजा एक मिला जुला रूप होता है। एक और दिलचस्प चीज होती है कोडोमिनेंस, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे ABO ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, यहाँ A और B दोनों जीन्स डोमिनेंट हैं और जब वे एक साथ आते हैं, जैसे AB ब्लड ग्रुप में, तो दोनों खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो हाँ, जेनेटिक्स मेंडल के 3.1 अनुपात से कहीं ज्यादा जटिल और खूबसूरत है। ठीक है, ये तो हुआ एक लक्षण की बात, पर असल में तो जीवों में एक साथ कई लक्षण होते हैं। सही कहा। जैसे मटर का पौधा लंबा होने के साथ साथ उसके बीज गोल भी हो सकते हैं। तो जब हम एक से ज्यादा लक्षणों को एक साथ देखते हैं, तब क्या होता है? क्या वे एक पैकेज डील में आते हैं? मेंडल ने इस पर भी काम किया। उन्होंने एक ऐसे पौधे को चुना जिसके बीज गोल और पीले थे, दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स, और उसका क्रॉस एक ऐसे पौधे से कराया जिसके बीज झुर्रीदार और हरे थे, दोनों रिसेसिव ट्रेट्स। और F1 पीढ़ी में तो सारे पौधे गोल और पीले बीज वाले ही रहे होंगे। बिल्कुल, उम्मीद के मुताबिक वही हुआ। लेकिन असली जादू तो F2 पीढ़ी में हुआ। क्या हुआ F2 में? जब F1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो F2 में सिर्फ ओरिजिनल कॉम्बिनेशंस ही नहीं मिले, बल्कि नए कॉम्बिनेशंस भी पैदा हुए। नए कॉम्बिनेशंस? जैसे गोल बीज के साथ हरा रंग और झुर्रीदार बीज के साथ पीला रंग। ओहो, मतलब लक्षणों की अदला-बदली हो गई। हाँ, और इससे मेंडल ने अपना दूसरा नियम दिया, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है कि अलग-अलग लक्षणों के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं। बीज का रंग इस बात पर निर्भर नहीं करता कि बीज का आकार क्या होगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स या जीन्स हवा में तो नहीं तैर रहे होंगे। सेल के अंदर ये सब होता कैसे है? इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस क्या है? ये समझने के लिए हमें सेल के न्यूक्लियस में जाना होगा। वहां सेल्यूलर DNA होता है, जो जीवन का ब्लूप्रिंट है। DNA? जीन उस DNA का एक छोटा सा हिस्सा है जो एक खास प्रोटीन बनाने की रेसिपी या कोड होता है, और ये प्रोटीन ही हमारे लक्षण तय करते हैं। एक मिनट, प्रोटीन कैसे लक्षण तय करते हैं? देखिए, उदाहरण के लिए एक जीन एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो एक तरह का प्रोटीन ही है, और वो एंजाइम पौधे के वृद्धि के लिए जरूरी हार्मोन पैदा करता है। अच्छा, अगर वो जीन सही है तो एंजाइम कुशलता से काम करेगा और पौधा लंबा होगा। अगर जीन में कोई बदलाव आ जाए तो एंजाइम कम कुशल होगा और पौधा बौना रह जाएगा। और ये जीन्स DNA पर कहाँ होते हैं? ये जीन्स धागे जैसी संरचनाओं पर होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं।
हमें हर क्रोमोसोम की एक कॉपी अपनी माँ से और एक अपने पिता से मिलती है। जब प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं तो ये क्रोमोसोमल पेयर्स अलग हो जाते हैं और रैंडमली बढ़ जाते हैं, और यही फिजिकल मैकेनिज्म है मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के पीछे। ये सब तो पौधों और बीजों के बारे में था। क्या यही नियम हम इंसानों पर भी लागू होते हैं? जैसे ये कैसे तय होता है कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की? हाँ, इंसानों में लिंग का निर्धारण भी काफी हद तक आनुवंशिक रूप से ही होता है। इंसानों में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जोड़ी, ठीक है। इनमें से 22 जोड़े, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, स्त्री और पुरुष में एक जैसे होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी, जिसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, अलग होती है। अच्छा। महिलाओं में सेक्स क्रोमोसोम्स का एक परफेक्ट जोड़ा होता है, दोनों को एक्स कहते हैं, यानी XX। पुरुषों में ये जोड़ा मिसमैच्ड होता है, जिसमें एक सामान्य आकार का X और दूसरा एक छोटा Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसे पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिलता है। बिल्कुल सही। माँ के पास तो देने के लिए सिर्फ X क्रोमोसोम ही है, तो हर बच्चे को माँ से X ही मिलेगा। तो फैसला पिता की तरफ से होता है। हाँ, अब अगर पिता के स्पर्म से भी X क्रोमोसोम आता है तो जाइगोट XX होगा और संतान लड़की होगी, और अगर पिता के स्पर्म से Y क्रोमोसोम आता है तो जाइगोट XY होगा और संतान लड़का होगी। इस Y क्रोमोसोम में ऐसा क्या खास है? Y क्रोमोसोम पर एक मास्टर स्विच जीन होता है, जिसे SYR जीन कहते हैं। यही जीन भ्रूण में पुरुष विशेषताओं के विकास को ट्रिगर करता है। अच्छा। अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो SRY जीन भी नहीं होगा और भ्रूण स्वाभाविक रूप से महिला के रूप में विकसित होगा। ये कुछ सरीसृपों जैसे कछुओं से बहुत अलग है, जहां लिंग का निर्धारण जीन से नहीं बल्कि इस बात से होता है कि अंडे को किस तापमान पर सेका गया है। कमाल है। तो मेंडल के मटर के बगीचे से लेकर हमारे अपने डीएनए तक वंशानुक्रम के नियम ये समझाते हैं कि हम जो हैं वो क्यों हैं। बिल्कुल, ये समानता और विविधता का एक कमाल का बैलेंस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आज की चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे हिसाब से पहली बात तो ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुई विविधता प्रजातियों के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, ट्रेट्स डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं और वे ब्लेंडिंग के बजाय अलग-अलग इकाइयों के रूप में विरासत में मिलते हैं। मेंडल के फैक्टर्स की तरह। इंसानों में लिंग का निर्धारण पिता से मिलने वाले X या Y क्रोमोसोम से होता है। और हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, मेंडल ने उन लक्षणों को देखा जिन्हें हम गिन सकते थे, ऊंचाई, रंग, लेकिन क्या इंटेलिजेंस, व्यवहार या म्यूजिकल टैलेंट जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स भी इसी तरह विरासत में मिलते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर यहाँ पर हमारी परवरिश, हमारा एनवायरनमेंट ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है? विज्ञान इस गुत्थी को आज कहाँ तक सुलझा पाया, ये सोचने वाली बात है। What do you think? Share your thoughts in the comment section.